पेज नंबर 32, पार्ट 2, गांधी जी की नीतियों का खुलासा, सेक्शन 1। 30 जनवरी 1948 से पहले का माहौल एकदम अलग था। यहां मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। गांधी जी गीता, कुरान, बाइबिल जैसे धर्म ग्रंथों का पाठ कर प्रार्थना सभाएं कर रहे थे। मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी और ना मेरी उनसे कोई ऐसी शत्रुता थी, बल्कि मैं तो इसे उनकी एक योग्यता मानता था। मेरे लिए मेरी मातृभूमि अभिन्न है और कई लोग कई धर्मों को मानते हुए इस पर स्वतंत्र रह रहे हैं। भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। हिंदुस्तान की पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए और हिंदू हिंदुस्तान के लिए उनकी प्रसिद्धि, महिमा, संस्कृति, कला, विज्ञान, ज्ञान और दर्शन अद्भुत हैं। उनके बाद नंबर आता है मुसलमानों का, जो संख्या में सबसे अधिक हैं। अंग्रेजों के आने से पहले मुसलमान कभी भी इस एहसास से नहीं गुजरे जो अब महसूस कर रहे थे। गांधी जी ने लगातार मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम लीग का समर्थन किया। ऐसे में अराजकता और अलगाववाद साल दर साल बढ़ता गया। 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ संधि की, लेकिन इसके बाद में संविधान में इसे लेकर संशोधन किए गए। 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद कांग्रेस में गांधी जी का कद लगातार बढ़ता चला गया और वो टॉप पर आ गए। वे सत्य और अहिंसा के नारे के साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे, जिसमें नया कुछ नहीं था, सिर्फ सार्वजनिक आंदोलन के अलावा। वैसे आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको अपनी जिंदगी इस तरह के प्रिंसिपल के साथ जीना पड़े तो क्या वास्तव में अपने रिश्तेदारों का सम्मान करेंगे? उनसे इस तरह से प्यार कर पाएंगे या फिर देश हित को नजरअंदाज करेंगे? मेरे हिसाब से अन्याय और आक्रामकता के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध अन्याय नहीं है। आप बेशक दुश्मन को हरा नहीं सकते, लेकिन विरोध करना आपका धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है। इसी सिद्धांत पर राम ने रावण से युद्ध किया था, श्री कृष्ण ने कंस को समाप्त किया और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने कई भाइयों और मित्रों का वध किया था। राम, कृष्ण, अर्जुन सभी ने हिंसा की, तो क्या वे दोषी थे? नहीं, उन्होंने वीरों की तरह लड़ाई लड़कर अपना कर्तव्य निभाया। आज तक कई वीरों ने हमारे देश में इस तरह के हमलों का विरोध किया है। विदेशी अत्याचारों के खिलाफ, आक्रमणकारियों के खिलाफ, मातृभूमि की रक्षा के लिए कई लोगों ने नेतृत्व किया और अपना कर्तव्य निभाया। ऐसे में गांधी जी के अनुयायियों के लिए ये उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं। शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी से उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? ब्रिटिश हुकूमत के बाद भारत का बंटवारा और फिर मुस्लिम हिंसा के जरिए गांधी जी की मौत का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। मेरे हिसाब से गांधी जी एक हिंसक शांतिवादी थे, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के नाम पर देश को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मैंने इस स्टेटमेंट में पहले भी कहा है कि राजनीतिक गतिविधियों को गांधी जी ने 3 भागों में बांटा है। 1914 के अंत में वे इंग्लैंड से भारत आए और इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर उन्होंने आश्रम बनाया और अपने काम शुरू किए। सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल बनाए और ऐसा करके वे मुसलमानों को खुश कर रहे थे। उनके सत्य और अहिंसा के आदर्श तारीफ के काबिल थे, लेकिन उनका लाइफ में उतारा जाना ज्यादा जरूरी था। आगे मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि उन्होंने ही इन आदर्शों का उल्लंघन भी किया और उन्हें इस बात पर घमंड था। गांधी जी के राजनीतिक जीवन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला दौर था 1915 से 1940 के बीच का समय। दूसरे दौर की अगर हम बात करें तो 1940 से 3 जून 1947 तक, जब उनके कहने पर कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए थे और पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया था। गांधी जी का राजनीतिक जीवन का तीसरा भाग मेरे अनुसार विभाजन की तारीख से लेकर उनकी मौत का दिन तक चला। उन्होंने सरकार के खिलाफ आमरण अनशन किया और भारत सरकार को पाकिस्तान को 550 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। गांधी जी जब 1914 के अंत में अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उस समय वो बहुत रेपुटेटेड लीडर बन चुके थे। उन्होंने वहां गोरों के अत्याचारों को खत्म कर अश्वेतों को समान अधिकार दिलवाए थे। इस बात को लेकर मुसलमानों, पारसियों और हिंदुओं ने मिलकर गांधी जी की प्रशंसा की। अफ्रीका में भी इज्जत कमा कर लाए और भारत का नाम रोशन किया। उनकी सादगी, भक्ति और परोपकार की प्रशंसा की गई। उन्होंने लोगों को नस्ली भेदभाव के खिलाफ बलिदान और गंभीरता से लड़ना सिखाया। इसी कारण उन्हें पूरे भारत का प्यार मिला। लेकिन भारत में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फूट डालो और शासन करो की नीति ने भारत को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान। गांधी जी के सामने ये बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं देखा था। दक्षिण अफ्रीका के हालात सरल थे, लेकिन भारत में सांप्रदायिकता चरम पर थी।
हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग नेतृत्व देना बहुत ज्यादा कठिन था। अधिकांश भारतीय नेता इसके आदी थे। वो खुद इसी के चलते बैठे हुए थे। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं था और वो बंटवारे वाली राजनीति कर रहे थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठना, लीडरशिप में सबसे टॉप पोजीशन हासिल करना। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक, जी के गोखले भी उतने ही सम्मानित थे जितने गांधी जी। लेकिन समय के साथ साथ ये सभी हटाए गए और गांधी जी टॉप पोजीशन में आ गए। 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी सबसे ऊपर थे। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रीडम को छोड़कर गांधी जी सिर्फ एकता की बात कर रहे थे, जिसका उस समय कोई मतलब नहीं था। 1919 में गांधी जी मुसलमानों को रियायत देने और सरकारी सुविधाएं देने के प्रति जुनून से काम कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों का भरोसा जीत लिया था और वे उनसे वादे किए जा रहे थे। पूरे भारत के मुसलमान नेता गांधी जी के भक्त बन गए थे। मुसलमान लगातार गांधी जी की प्रशंसा कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। उन्हें सरकारी रियायत और छूट मिलती जा रही थी। मुसलमान राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ खुद के लिए सोच रहे थे और लगातार हिंदुओं को मार रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे, आगजनी और बलात्कार कर रहे थे। कुछ समय बाद गांधी जी को भी हिंदू मुस्लिम एकता की असलियत का अंदाजा हो गया और खिलाफत आंदोलन असफल रहा। इसके बाद मुसलमान और अधिक कट्टर हो गए और हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। लेकिन गांधी जी की जिद अभी भी हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कायम थी। उन्हें सरकार की तरफ से आजादी की लड़ाई में शामिल होने और इस्लाम के अनुयायी होने के इनाम मिलते जा रहे थे। मुस्लिम एक अलग ही मानसिकता के साथ हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे। भ्रष्टाचार भी शुरू किया जा चुका था और गांधी जी इसके बावजूद भी हिंदू और मुस्लिम दोनों के नेता बनने की उम्मीद में अलग अलग तरीके आजमाते जा रहे थे। 1925 तक यह स्पष्ट हो गया था कि सरकार अपनी मनमानी करेगी। जिन्ना एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रहे थे और कांग्रेस सरकार जिन्ना और मुसलमानों को रियायत दे रही थी। इसी दौरान मुंबई से सिंध अलग हुआ और गोल में सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जहां अल्पसंख्यकों पर कई सवाल उठे और जिन्ना उनका जवाब देते हुए इस स्थिति का फायदा उठाते हुए 1935 में जिन्ना ने फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया। 1939 से लेकर 1944 तक जिन्ना ने मुस्लिम अधिकारियों के लिए खुली लड़ाई लड़ी और अपना असली रूप दिखाया। 1940 में ही अप्रैल में जिन्ना ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत की मांग कर ली थी। उन्हें इस बात का ध्यान था कि भारत में हर राज्य में हिंदू मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विभाजन की बात छेड़ दी थी। गोरी सरकार इसी बात का इंतजार कर रही थी और युद्ध के दौरान हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो चुके थे। दूसरी ओर हिंदू महासभा ने युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की और इस बात का विरोध अंग्रेज जानबूझकर कर रहे थे। बावजूद इसके महासभा ने वायुसेना, जल सेना और थल सेना में करीब 1.25 लाख हिंदू युवाओं को युद्ध प्रशिक्षण में महारथी बना दिया। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में की। इस समय विश्व में कई परिवर्तन हो रहे थे। अप्रैल 1945 में जर्मन से जापान हार चुका था और उसी वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराए गए। भारत छोड़ो आंदोलन अनसक्सेसफुल रहा और अंग्रेज अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। वहीं जिन्ना ने अपनी हिंसा के साथ गांधी जी के अहिंसा को असफल कर दिया था। अखंड भारत के विभाजन का खामियाजा भारत छोड़ो आंदोलन को बंद करके चुकाना पड़ा। गांधी जी की हत्या से न तो मुझे खुशी है और न ही मैं उस बात को याद करना चाहता हूं। इससे पहले ही सांप्रदायिक एकता भारत के टुकड़े कर चुकी थी और महात्मा को बरगलाया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता का आधार ही नष्ट हो चुका था। करोड़ों भारतीय मुस्लिम अब हमारे नहीं रहे थे, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाने लगा था। हत्याएं हुई, कब्जे हुए, बलात्कार हुए, 110 लाख लोग बेघर हुए, उनमें से कम 4 मिलियन मुस्लिम भी थे। बावजूद इसके गांधी जी अपनी नीति पर कायम रहे, जिसे देखकर मेरा खून खौल गया। गांधी जी अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति अपना चुके थे। उन्होंने देश का बंटवारा किया और निश्चित किया कि उनका राज कभी खत्म न हो। गांधी जी की नीतियों का खुलासा। सेक्शन 2। महात्मा गांधी की पॉलिसी अचूक थी। वो सरकार और जनता के बीच मीडिएटर मतलब माध्यम की भूमिका से संतुष्ट थे। वे जानते थे कि आंदोलन कब करना है, उसे कब बंद करना है। इस मामले का मास्टरमाइंड थे। वे आंदोलन की टेक्निक यानी तकनीक अच्छे से जानते थे। वे जानते थे कि आंदोलन आपदाओं का कारण बनेगी, राजनीति होगी, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। गांधी जी उस समय खुद ही केस थे, खुद ही वकील थे और खुद ही जज। कांग्रेस पर उनका पूरा दबाव था और उन्होंने कांग्रेस को अपनी बुद्धि से जीत लिया था। मैं इस स्टेटमेंट में यह भी मेंशन करना चाहता हूं
कि उन्होंने 25 सालों में कितनी गलतियां की और कितने गलत काम के दोषी वो हैं। उन्होंने नारों के जरिए षड्यंत्र रचे और लोग उनके पीछे भागते चले गए। खिलाफत शुरू हुई और प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की ने अफ्रीका और मध्य पूर्व के अपने साम्राज्य से हाथ धो बैठा। सुल्तान को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और फिर वो गायब हो गए। उनके साथ ही खिलाफत समाप्त हो गई। भारत में खिलाफत ने नए मुस्लिम नेताओं को जन्म दिया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के जरिए अपनी पहचान बनाने का आसान तरीका धर्म को बनाया। गांधी जी की ये सोच नई मुश्किलें और आपदा लेकर आई। मुसलमानों में अली बंधु सिर चढ़कर बोलने लगे और खिलाफत आंदोलन भारत में असफल रहा। कुछ समय बाद मुसलमानों ने फिर खिलाफत आंदोलन अपने दम पर शुरू किया और इसमें उन्होंने कांग्रेस को भी शामिल नहीं किया। एक बार फिर सक्सेस नहीं हुए और निराशा और गुस्से से भरे मुसलमान हिंदुओं पर टूट पड़े। दंगे हुए जिसमें अधिकतर पीड़ित हिंदू थे। जबरदस्ती सैकड़ों हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और सांप्रदायिक राजनीति भारत में चरम पर थी। कांग्रेस सरकार हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दे रही थी। मुसलमानों ने 1924 में आर्य समाज पर हमला कर दिया। इस हमले का न कोई कारण था न कोई ठोस वजह। गांधी जी इस पर भी चुप रहे, लेकिन उन्होंने आर्यों के प्रति अपने प्रेम का इजहार जरूर किया। पद और लीडरशिप की लालच में आर्य समाजियों को राजनीतिक खेल का हिस्सा बना लिया गया। लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद दो ऐसे आर्य समाजी थे जो कांग्रेसी भी थे, नेता भी थे, लेकिन गांधी जी का आंख मीचकर समर्थन कभी नहीं करते थे। उन्होंने मुसलमानों का खुला विरोध किया। कुछ समय बाद ही स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई। हिंदू समाज सुधार की शुरुआत गांधी जी ने नहीं की थी। छुआछूत और विधवाओं के लिए दूसरी शादी की वकालत इससे पहले आर्य समाज कर चुका था। मुसलमानों के अत्याचारों को वक्त के साथ आर्य समाज के लोगों ने भुला दिया। हिंसा और अहिंसा पर कानून और शिक्षा के मामले में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या नियम बनाए थे, उनके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बल के उपयोग पर मनाही जरूर रखी थी। सिंध का अलग किया जाना। 1928 तक जिन्ना लगातार बढ़ते जा रहे थे। उनके उचित अनुचित हर मांग को महात्मा गांधी स्वीकार कर रहे थे। इस बीच भारतीय लोकतंत्र और हिंदुओं का अहित जारी था। सिंध से हिंदुओं को निकाल दिया गया और कराची और सिंध में दंगे शुरू हो गए। हिंदू एकता पर लगातार हमले किए जा रहे थे और वो खत्म होती जा रही थी। हर जगह हिंदू पीड़ित नजर आ रहा था। 1928 में मुसलमानों ने तय कर लिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे और 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों की उपस्थिति लगभग ना के बराबर थी। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता की बातें एक सपने से लगने लगीं। गांधी जी आंख मीचकर अभी भी आशावादी बने हुए थे। भारत में ब्रिटिश सरकार के पास स्टेबिलिटी और सेफ्टी दोनों नहीं थी। इन दो मुद्दों को लेकर 1929 के अंत में एक टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कांग्रेस ने स्टेबल पार्टी का बहिष्कार किया और फिर कुछ महीने बाद ही नमक अभियान शुरू हुआ। नमक अभियान के तहत लगभग 70,000 से अधिक लोग जेल तोड़ने पहुंच चुके थे, लेकिन जल्दी कांग्रेस ने अभियान वापस ले लिया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 में कराची में हुआ और दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी पहुंचे। सम्मेलन की असफलता का कारण मुख्य रूप से गांधी जी ही रहे। फाइनेंशियली और पॉलिटिकली हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग भागों में बढ़ चुके थे। सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए थे और सभी पार्टियां इनका फायदा लेने में लगी हुई थीं। गांधी जी अभी भी एक ही राग अलाप रहे थे। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और इन दोनों को आपस में बैठाने की तमाम संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी थीं। अल्पसंख्यकों को सरकार में से हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच सहानुभूति मतलब सिंपैथी पाने के लिए जिन्ना को मंत्री पद दिया गया। 1935 में राज्यपालों ने प्रांत सरकार अपने हिसाब से चलाई। अंग्रेजी नीतियां निश्चित रूप से मुसलमानों के लिए सही थीं। वहीं कांग्रेस लगातार डेमोक्रेसी, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और सोशली हिंदुओं के अधिकारों की बलि दे रही थी। पेज नंबर 51। ड्रॉप इंडिया और डिवाइड एंड ड्रॉप का फंडा शुरू किया जा चुका था। संघ को पूरी तरह एक तरफ रखने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस से भारत छोड़ो आंदोलन की मंजूरी ले ली थी। गांधी जी ने नया नारा दिया, करो या मरो। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद इस आंदोलन को भी खत्म कर दिया गया और लोगों का जेल आने जाने का सिलसिला चलता रहा। जिन्ना ने खुले तौर पर गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और मुसलमानों को करो या मरो के खिलाफ फूट डालो और छोड़ो का नारा दिया। हिंदू और हिंदुस्तानी को लेकर बहस शुरू हो गई थी।
वहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने को लेकर लोग अलग अलग बातें करने लगे। गांधी जी ने जब हिंदी को बढ़ावा देना चाहा तो मुसलमान उनसे नफरत करने लगे और उन्हें देशद्रोही तक करार दिया गया। मुसलमान हिंदुस्तान के भाषा हिंदुस्तानी होने पर जोर दे रहे थे और उनके समर्थक आंख मीचकर उनका समर्थन भी कर रहे थे। उन्होंने हिंदी के विरोध में बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्द बोलना शुरू कर दिए। हिंदू मुसलमान एकता की बातें अब किताबी हो चुकी थीं। इस माहौल में हिंदू अपनी संस्कृति और मातृभाषा के प्रति और अधिक मजबूत और वफादार हो गए और उन्होंने किसी भी तरह झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी भी 80% लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी अपने सम्मान को तरस रही थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी को अपने प्रांत की भाषा के रूप में अपनाया। उर्दू को अपनाने की बात की गई, लेकिन इसके खिलाफ प्रदर्शन जारी थे। बावजूद इसके गांधी जी के मुंह से उर्दू के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। मुसलमानों को वंदे मातरम से भी ऐतराज होने लगा और यहाँ तक कि वो गांधी जी के कुछ भजनों से भी नाराज नजर आने लगे। इसके चलते महात्मा गांधी ने एक सदी तक भारतीय जनता का प्रेरणा स्रोत कहे जाने वाले वंदे मातरम का गाना बंद कर दिया। 1965 बंगाल के गायकों ने अनगिनत सभाओं में अपनी गायकी का प्रदर्शन कर प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। ब्रिटिश लोग उनकी गायकी के कुछ और ही मतलब निकाल रहे थे और उन्होंने उन पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पर मुसलमानों ने जैसे ही आपत्ति ली, गांधी जी राष्ट्रीय भावनाओं को भूलकर वंदे मातरम से किनारा करने लगे। भारत में वंदे मातरम का न गाना उस समय जनता के लिए मनोबल के टूट जाने जैसा था। बाद में राष्ट्रगान के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध गीत जन गण मन सामने आया। शिव भवानी पर लगा प्रतिबंध। एक हिंदू कवि द्वारा 52 छंदों का एक सुंदर संग्रह तैयार किया गया, जिसके प्रकाशन पर रोक लगाई गई। इस रचना का नाम था शिव भवानी। शिव भवानी का एक दोहा है, काशी जी की कला जाती मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी जो न होते तो सुन्नत सबकी होती। लाखों लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और ये हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने में कारगर सिद्ध हो सकती थी, लेकिन गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। 15 अप्रैल 1946 पंडित नेहरू को सत्ता संभाले हुए 2 सप्ताह गुजर चुके थे और कोलकाता में बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए थे। दंगे 3 दिन तक चले और असंख्य हिंदू मरे। उस समय के प्रसिद्ध अखबार स्टेटमेंट ने लिखा है कि कैसी सरकार है, अत्याचारों की अनुमति देती है। अखबार का प्रकाशन कोलकाता से होता था। कोलकाता में नरसंहार की चरम सीमा ये थी कि माता पिता के सामने बच्चों को काट दिया गया था। लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे और सरकार कुछ नहीं कर रही थी। इन हालात में गांधी जी कोलकाता पहुंचे। उस समय आर्य समाज की एक रिपोर्ट की माने तो इन दंगों में मारे गए हिंदुओं की कुल संख्या 300 से अधिक थी और लगभग 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लूट ली गई थी। इन दंगों में जान माल की बड़ी हानि हुई और इस पर गांधी जी की प्रतिक्रिया बड़ी अजीबोगरीब थी। गांधी जी की भूख हड़ताल। 1946 में गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की और उस समय उनसे कोई भी पॉलिटिकल एजेंट को लेकर मुलाकात नहीं कर सकता था। साथ ही प्रेस को भी सख्त निर्देश थे कि वो उनका इंटरव्यू न लिया जाए। केवल उनके साथ लोग मिलने वाले मित्र और सगे संबंधी उनसे मिल सकते थे और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां ले सकते थे। इसी दौरान उनसे मिलने राजगोपालाचारी पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक योजना तैयार की जो गांधी जी के साथ बंद कमरे में शेयर की गई। गांधी जी ने उन्हें जिन्ना से बातचीत करने के लिए भेजा और 1944 में गांधी जी और जिन्ना के बीच 3 सप्ताह तक बातचीत का दौर चलता रहा। गांधी जी और जिन्ना की मुलाकातों का दौर लगातार जारी था और वे आपस में गले मिल रहे थे और एक दूसरे के प्रशंसक की तरह बिहेव कर रहे थे। पाकिस्तान का नामकरण किया जा चुका था। देसाई लियाकत समझौता 1। भारतीय इतिहास में कुख्यात देसाई लियाकत समझौता 1945 में हुआ। ये डेमोक्रेसी के नजरिए से कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील के रूप में देखा गया। ये समझौता दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के तत्कालीन नेता भूलाभाई देसाई और लियाकत अली खान के बीच हुआ। इस समझौते के तहत भारत सरकार में हिंदू और मुसलमानों को समान अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन ये राष्ट्रवाद और डेमोक्रेसी की पीठ में खंजर था, क्योंकि असलियत के धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। समझौते के अनुसार गठबंधन सरकार बनाई जाएगी जिसमें कांग्रेस और मुसलमानों के 5 प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा एक प्रतिनिधि वंचित वर्ग का भी होगा और सिखों और अल्पसंख्यकों के 3 प्रतिनिधि होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन बिना किसी शर्त के वापस ले लिया जाएगा और हिरासत में लिए गए तमाम नेताओं को रिहा करना होगा। प्रशासनिक सुधार हेतु उपाय किए जाएंगे। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही पद पर बने रहेंगे और वो नई सरकार में प्रमुख रूप से अपना योगदान देंगे। सरकार का भारत छोड़ो अभियान
पूर्ण रूप से फेल हो चुका था और कांग्रेस के पास आगे के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। पाकिस्तान को लेकर मांग और तेज हो गई थी। कैबिनेट मिशन योजना। 1946 की शुरुआत में मिशन कैबिनेट भारत आया, जिसमें भारत के मौजूदा राज्य सचिव को शामिल किया गया। इटली के प्रधानमंत्री ने संसद में अपने भाषण के द्वारा इसकी औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने अपने शब्दों के जाल में भारत को फंसाने की कोशिश की और इस पर हस्ताक्षर के लिए सहमत हो जाने की बात कही। कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी, लेकिन वो अपनी बात सॉलिड तरीके से नहीं रख सके। दूसरी ओर जिन्ना पाकिस्तान की मांग को लेकर आए हुए थे। ऐसे में दो अलग अलग तरह की मांग और एक समझौता असंभव था। आखिर में देश अराजकता की आग में जल उठा। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, करोड़ों की संपत्ति लूटी गई, लोगों के मकान और दुकान जलाए गए, बच्चों का अपहरण और हत्या हुई और कांग्रेस ने जिन्ना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान का बन जाना तय हुआ। लाखों हिंदू रिफ्यूजी बन गए और अपना ठिकाना खोजने लगे। मुसलमानों का गांधीवाद पर भी भरोसा नहीं था। अखंड भारत अब दो टुकड़ों में बंट चुका था। एक तिहाई हिस्सा 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। 1946, 1947 और 1948 में शांति ने हिंसा का रूप ले लिया और हिंदू मुस्लिम एकता चूर चूर हो गई थी। भारत में गायों की बलि दी गई, जबकि गांधी जी गायों की रक्षा की बात किया करते थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। एक भाषण के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि वो गायों की हत्या को रोकने में फेल हो गए। इस बारे में एक भाषण के अंश मैं आपको बताता हूँ। राजेंद्र बाबू ने मुझसे बताया है कि उन्हें लगभग 50,000 पोस्ट कार्ड और 20 से 30,000 टेलीग्राम मिले हैं, जिनमें लिखा है कि गौ हत्या के संबंध में कानून बनाया जाए और गौ हत्या को रोका जाए। आखिर लोगों ने मुझे इतने तार और पत्र क्यों भेजे? गौ हत्या पर रोक लगाने संबंधी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं अपनी मर्जी किसी और पर कैसे थोप सकता हूँ? जो लोग गौ हत्या नहीं छोड़ना चाहते, उनका मैं क्या करूँ? गौ हत्या को रोकने के लिए केवल हिंदू बात कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम, पारसी और ईसाई सभी यहाँ रहते हैं। भारत किसी एक का नहीं है, भारत सभी का है। इस देश में जो अपने बच्चे को बीफ सूप देना चाहते हैं, दे सकते हैं। तिरंगा झंडा हटाना। गांधी जी के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज के अंदर चरखे की जगह दी गई। कांग्रेस हर बैठक में झंडा फहराने लगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी यही झंडा फहराया गया। प्रभात फेरी में भी इस झंडे को मुख्य रूप से फहराया गया। कांग्रेस के लोगों ने इसे अपना राष्ट्रध्वज मान लिया था। 1946 में जब एक बार झंडा फहराया गया तो एक मुसलमान ने उस पर आपत्ति ली और गांधी जी ने इसे तुरंत हटाने के आदेश दे दिए। लाखों कांग्रेसियों की भावनाओं को ठेस पहुंची। एक मुस्लिम को खुश करने के लिए गांधी जी ने एक ऐसा आदेश दिया। पार्ट 3, गांधी जी और स्वतंत्रता। भारत को अंग्रेजों की गिरफ्त से मुक्त कराने का सिलसिला और आजादी का आंदोलन 1914 15 मई में गांधी जी के भारत आगमन के साथ ही शुरू हो गया था। ये लड़ाई 15 अगस्त 1947 तक चली, जब हिंदुस्तान आजाद हो गया। आज हम उसे भारत की आजादी के दिवस के रूप में मनाते हैं और गांधी जी को राष्ट्रपिता का सम्मान देते हैं। 1818 में अंग्रेजों का कहर जो पूरे भारत पर था, तब मराठा साम्राज्य आगे आया। 1848 में उत्तर भारत में सिखों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और गुजरात में अंग्रेजों को पराजित किया। भारत के अधिकांश राज्यों में शक्ति के साथ बढ़ रहे आजादी के दीवानों को लेकर अंग्रेज शासन चिंतित हो चुका था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि शायद अब उनका राज्य चला जाएगा और भारत की शक्ति को दबाने का हर संभव प्रयास करने लगे। सन 1906 में खुदीराम बोस ने बम लगाकर भारत के इरादे जाहिर कर दिए थे कि अब भारत अस्त्र शस्त्र के साथ भी तैयार है। गांधी जी 1914-15 में भारत आए, लेकिन इससे 8 साल पहले ही क्रांतिकारी आंदोलन देश में शुरू हो चुके थे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के पाठ को आगे बढ़ाया, लेकिन क्रांतिकारी अपने अंदाज में काम कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी अपनी अलग ही राह बनाकर आगे बढ़ चुके थे। महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल जैसे राज्यों में आंदोलन खूब फला फूला। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। उसी दौरान कांग्रेस ने भी अपने प्रयास स्वतंत्रता के लिए बढ़ा दिए थे। भारत में जगह जगह अभियान चलाए गए और क्रांति शुरू की गई। 1916 से लेकर 1918 तक की समय सीमा में भारतीय क्रांतिकारियों की शक्ति लगातार बढ़ती गई। आजादी के लिए क्रांति के साथ बलिदान शुरू हो चुके थे। अब इसे लेकर ब्रिटिश सरकार चिंतित हो चुकी थी और वो क्रांतिकारियों से डरने लगी थी। ये वो दौर था जब मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव के रूप में अपना पदभार संभाल चुके थे
और पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से हालात को ठीक करने का वादा प्रदेश सरकार से कर चुके थे। ब्रिटिश सरकार अपनी तरफ से क्रांतिकारियों को दबाने का हर संभव प्रयास कर रही थी। वो लगातार उन्हें तकलीफें दे रही थी, उन पर अत्याचार कर रही थी और इसी के चलते उन्होंने 1919 में एक अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें जनरल डायर ने सैकड़ों क्रांतिकारियों को और वहां मौजूद आम नागरिकों को गोलियों से भून दिया। माइकल ओ डायर जैसे क्रूर और बेईमान लोग क्रांतिकारियों से प्रतिशोध ले रहे थे। इसी दौरान लंदन में ऊधम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मदनलाल ढींगरा, कन्हारे भक्तो, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा भारत को आजादी दिलाने के खिलाफ अंग्रेजों से जंग में शामिल हो चुके थे। उन्होंने हर जगह भारतीय झंडा फहराना शुरू कर दिया और तब तक गांधी जी का नाम भी सुना नहीं गया था। हाँ, वे कांग्रेस के सर्वमान्य लीडर के रूप में जरूर पहचाने जाने लगे थे। गांधी जी को क्रांतिकारियों का काम कभी पसंद नहीं आया। धर्म, सत्य, अहिंसा के पाठ के साथ आगे बढ़ते रहे। आजादी भले कैसी ही मिली हो, लेकिन 1919 से लेकर 1935 तक क्रांतिकारियों ने जो अंग्रेजों की नाक में दम किया, उस योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। गांधी जी जैसे कई लोगों ने क्रांतिकारियों के हर कदम की निंदा की और प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभाओं का आयोजन कर क्रांतिकारियों को अहिंसा के मार्ग पर लाने की कोशिश की। लोग भले ही खुले तौर पर क्रांतिकारियों को समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर क्रांतिकारियों को भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त था। क्रांतिकारियों की एक्टिविटी और उनके किए गए कार्यों की प्रशंसा करने लगे थे। मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों का समर्थन करते हुए गांधी जी का खुला विरोध हुआ। उसी दौरान में भगत सिंह के बलिदान की भावना और साहस की प्रशंसा पूरे देश में होने लगी। 1929 में मुंबई के गवर्नर मिस्टर वॉटसन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे से असहमत नजर आए। सुभाष चंद्र बोस जी उस समय गांधी जी से कम लोकप्रिय नहीं थे। कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए थे और ये बात गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उन्होंने कई बार इसके प्रति क्रोध भी व्यक्त किया था। इसका सीधा सा मतलब था कि सुभाष चंद्र बोस की जीत गांधी जी अपनी हार के रूप में देख रहे थे और उनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। गांधी जी के तमाम प्रयासों के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की गति से नहीं हटाया गया और गांधी जी इस बात को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर करते रहे। सुभाष चंद्र बोस का टॉप के लीडर में गिना जाना गांधी जी खुद के लिए खतरा मान बैठे थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई। एक अहिंसक आंदोलन था जिसे शुरू में ही दबा दिया गया। गांधी जी और उनके अनुयायी जेल जाने से नहीं डरते थे। वह अहिंसा के साथ जेल चले गए, लेकिन इसके विपरीत सुभाष चंद्र बोस का खेमा जेल नहीं जाना चाहता था। हिंसा के जरिए आगजनी, लूटपाट और अंग्रेजों की हत्या का रास्ता अपना चुके थे। करो या मरो का नारा अब अपना मतलब बदल चुका था। पुलिस थाने जलाए गए, डाक संचार व्यवस्थाएं खत्म कर दी गईं और हर तरफ क्रांति का बिगुल फूंका गया। लगभग 900 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये वो दौर था जब अहिंसा को खुली चुनौती देकर हिंसा अपना ली गई थी। गांधी जी न तो इसका विरोध कर सकते थे और न ही इसका समर्थन कर रहे थे। अगर इसका विरोध करते तो जनता के बीच अपनी छवि खराब कर बैठते और अगर इसका समर्थन करते तो ये बात उनके हिंसा के विपरीत होती। भारत छोड़ो आंदोलन वैसे भी हिंसा के लिए ही जाना गया था। क्रांतिकारियों ने अपने कारनामों से गांधी जी की अहिंसा वाले पाठ को एक तरफ रख दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब गांधी जी ने खुद करो या मरो का नारा दे दिया। फिर भी गांधी जी हिंसा की निंदा करते रहे और अहिंसा का पक्ष लेते रहे। लेकिन यह साबित हो चुका था कि गांधी जी की अहिंसा आजादी पाने के लिए पर्याप्त और सक्सेस नहीं है। वहीं हिंसा के जरिए अंग्रेजों में भय का माहौल कायम हो चुका था। 8 अगस्त 1942 के बाद सुभाष चंद्र बोस अपना अलग ही रास्ता अपना चुके थे और रहस्यमयी ढंग से उन्होंने 1941 में जापान पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस कैसे अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए जापान पहुंचे और काबुल में उनकी क्या क्या गतिविधियां रहीं, इस बात को उत्तम चांडी ने अपनी पुस्तक व्हेन बोस वॉज
जियाउद्दीन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। इस किताब में सुभाष चंद्र बोस ने किस साहस और दृढ़ता के साथ कठिनाइयों, खतरों को बौना साबित करते हुए अपना काम किया, इस बात का डिटेल डिस्क्रिप्शन है। 1942 के लगभग सुभाष चंद्र बोस जर्मनी छोड़ रहे थे और उन्हें हिटलर ने महामहिम की उपाधि से सम्मानित किया था। जापान में सुभाष चंद्र बोस को बहुत अधिक समर्थन मिला और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उनकी सेना तैयार होने लगी। जापान अब सुभाष चंद्र बोस के साथ इस युद्ध में शामिल हो चुका था। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली, जर्मनी और जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस लगातार समर्थन जुटा रहे थे और जापान, मलाया, बर्मा और सभी पूर्वी देशों में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया गया। 1944 में जापानियों की मदद से आक्रमण की तैयारी की गई और भारतीय नौसेना के साथ मिलकर जापानी सेना ने भारत में प्रवेश के लिए दस्तक दी। अब सुभाष चंद्र बोस को प्यार से उनके समर्थक नेताजी कहकर बुलाने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत की आबोहवा में गूंजने लगा था। गांधी जी ने एक बार फिर सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया और कहा कि जापानी आक्रमणकारी भारत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच भले ही तकरार जारी थी, लेकिन देश के अधिकांश लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ थे और उनकी लोकप्रियता गांधी जी से कम नहीं थी। 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी सबसे बड़े लीडर के रूप में देश के सामने आए। सुभाष चंद्र बोस की सफलताएं गांधी जी को तकलीफ दे रही थीं और वो इसे अपनी हार मान रहे थे। जय हिंद का नारा पूरे देश में अपना लिया गया था और गांधी जी परेशान थे, लेकिन ये शायद गांधी जी की खुशकिस्मती ही कही जा सकती है कि देश के बाहर अपने कामों को अंजाम देते हुए सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। 1945-46 के चुनाव में एनआई के प्रति सुभाष चंद्र बोस का प्रेम और सुभाष चंद्र बोस को दी जाने वाली श्रद्धांजलि ही जीत का कारण बन गई। इस बीच कांग्रेस ने पाकिस्तान का विरोध करने का वादा भी किया था। कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो सुभाष चंद्र बोस के आसपास घूम रहे थे और वो जीत का कारण बन गए। बाद में सरकार ने अपना वादा तोड़ा और पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। देश की जनता के साथ विश्वासघात हुआ और भारत में शांति भंग हो गई। गांधी जी ने बड़ी सफाई से सारी चीजें दबा दी और देश में हुई हत्या को रोकने का साहस न सरकार कर पाई और न कोई और। यहां मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने में महात्मा का योगदान शून्य था। हाँ, वो एक ईमानदार देशभक्त हो सकते हैं, लेकिन उनके किए गए कार्यों के परिणाम ऐसे नहीं थे। देश के नेतृत्व का मजाक उड़ाया गया। मेरे हिसाब से सही नायक तो सुभाष चंद्र बोस ही थे। वो आधुनिक भारत के सच्चे सपूत उत्साहित थे। उनकी मानसिकता में क्रांति थी और वे देश की रक्षा के लिए बल के प्रयोग को जानते थे। वे भारत को आजादी दिलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, इस बात से भली भांति परिचित थे। गांधी जी और उनके अहंकार ने सुभाष चंद्र बोस को रोकने की बहुत कोशिश की और उन्हें मिटाने की कोशिश भी की गई, जो कि बिल्कुल गलत था। 1857 से 1932 तक क्रांतिकारियों के आंदोलन लगातार जारी रहे और 1932 में चंद्रशेखर आजाद की मौत के साथ भारत की भूमि का सबसे बड़ा क्रांतिकारी चरित्र हमें छोड़कर चला गया। सचमुच क्रांतिकारी देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की सच्ची लड़ाई लड़ी। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक, एनसी केलकर, सीआर दास, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल, पंडित मालवीय और परमानंद भाई जैसे लोगों ने 10 वर्षों तक हिंदू सभा का नेतृत्व किया। लगातार युद्ध के चलते ब्रिटेन की शक्ति कम हो रही थी और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा गई थी। जब तक गांधीवाद हावी रहा, तब तक निराशा हाथ लगी, लेकिन जब से क्रांतिकारी और कट्टरपंथी रास्ता अपनाया गया, लोगों को एक आशा दिखाई देने लगी।